हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मनरेगा को लेकर नई तनातनी बढ़ गई है। केंद्र ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मनरेगा को बंगाल में तुरंत लागू करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ कई नई शर्तें भी लगा दी, जिनमें सभी मजदूरों का 100% केवाईसी, तिमाही, लेबर बजट और 20 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों पर रोक शामिल है। इन शर्तों से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में केंद्र का आदेश पत्र मंच पर ही फाड़ दिया और इसे बेकार, अपमानजनक और खैरात करार दिया। ममता ने कहा कि बंगाल सिर झुकाकर नहीं चलेगा और राज्य अपनी कर्मश्री योजना के तहत खुद एक 100 दिन का रोजगार देगा। ममता का आरोप है कि चुनाव से पहले केंद्र जानबूझकर रोक टोक बढ़ा रहा है। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। यह भारत की 16वीं परंपरा है जिसे यह सम्मान मिला है। घोषणा दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि दीपावली केवल त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और प्रकाश के मार्ग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मान्यता पर्व को वैश्विक स्तर पर और कहा कि दीपावली कार्य करने के लिए जो रही है, लोकप्रिय बनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसे भारतीय परंपराओं की दिव्यता और सार्वभौमिकता की ऐतिहासिक स्वीकृति बताया। इससे पहले योग, कुंभ, दुर्गा पूजा, गरबा और रामलीला जैसी 15 परंपराएं इस सूची में शामिल हो चुकी है। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम को लेकर विरोध राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान किसी के वंदे मातरम गाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस कविता के कुछ अंतरों में देश को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद से मेल नहीं खाता। मदनी ने कहा कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए किसी और की पूजा करना उनके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध है। उन्होंने संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि किसी नागरिक को ऐसा गीत या नारा अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसकी आस्था के खिलाफ हो। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वंदे मातरम जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीति का मंच न बनाया जाए बल्कि आपसी सम्मान और एकता को बढ़ावा दिया जाए। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर में वोटिंग के दिन प्रशासन ने लोगों को घरों में रोककर मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया, जिससे पहली बार बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश ने कहा कि धांधली की तमाम शिकायतों पर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने खुले शब्दों में बीजेपी को चुनौती दी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां उपचुनाव जीते हो, एक भी सीट जीतकर दिखा देना। अखिलेश ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश को बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता तभी सुनिश्चित होगी जब सभी दलों को समान मौका मिले। देश भर में वंदे मातरम पर बहस के बीच सुन्नी और शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखी। सुन्नी नेता मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां देश को देवी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो इस्लाम में शिर्क मानी जाती है और मुसलमान इसे अपनी आस्था के खिलाफ मानते हैं। मदनी ने संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी उसके विश्वास के खिलाफ कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वही शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मदनी के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम मातृभूमि को सलाम करने से नहीं रोकता। उन्होंने इसे देशभक्ति का हिस्सा बताया और कहा कि धर्म को देश से ऊपर रखना तालिबान जैसी मानसिकता है। संसद में भी वंदे मातरम को लेकर तीखी बहस जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को एक विस्तृत पत्र भेजकर उन 9 सांसदों की सूची प्रस्तुत की है जिन पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या गाने से इनकार करने का आरोप है। शाह ने बताया कि कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता सदन में वंदे मातरम बजने पर बाहर निकल जाते हैं।
पत्र में हर नेता के घटना की तारीख और वीडियो लिंक भी शामिल है। सूची में कांग्रेस के इमरान खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा, सैयद मेहदी सपा के शफीकुर रहमान बर्क और जिया उर रहमान समेत कई नाम दर्ज है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विधायक आरिफ मसूद पर भी वंदे मातरम न गाने का आरोप है। अमित शाह ने इन घटनाओं को राष्ट्र गौरव से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सदन में पूर्ण स्पष्टीकरण की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिक बनने से पहले ही 1980 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया था। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का कहना है कि यह गंभीर अनियमितता है जिसके लिए फिर दर्ज होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले यह याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी दोनों को नोटिस भेजा है। आरोपों के अनुसार 1980 में नाम जोड़ा गया, 1982 में हटाया गया और नागरिकता मिलने के बाद 1983 में फिर से सूची में शामिल किया गया। मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वह वीर सावरकर सम्मान नहीं लेंगे और न ही किसी ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे जिसका उन्हें पहले से कोई विवरण नहीं दिया गया। थरूर का कहना है कि आयोजकों ने उनकी सहमति के बिना उनका नाम घोषित करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। वही एचआरडीज जो यह सम्मान दे रहा है का दावा है कि थरूर को पहले ही इसकी जानकारी दी गई थी और वे खुद सूची भी मांग चुके थे। इस विवाद के बीच कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी के किसी भी सदस्य को सावरकर के नाम पर सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान होगा। थरूर ने मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह जानकारी मिलने के बाद ही सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के ईवीएम हैकिंग आरोपों पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम नहीं बल्कि लोगों के दिल हैक करते हैं। कंगना ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन बैलेट पेपर की दुहाई दी जा रही है उसी दौर में सबसे ज्यादा धांधली और बैलेट बॉक्स लूट की घटनाएं होती थी। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को भी अव्यवस्थित बताया और विदेशी नागरिक की तस्वीर के इस्तेमाल पर संसद से माफी भी मांगी। कंगना ने विपक्ष पर लगातार बिचौलिएपन और हंगामा करने का आरोप लगाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में कहा कि यह व्यवस्था देश को बार बार चुनावों की कठिनाइयों और खर्च से राहत देगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने पैक्स से जुड़े अतिदेय क्षणों के निपटान के लिए एक मुश्त योजना शुरू की है जिसके तहत 6.81 लाख किसानों और मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। मृत किसानों के 2.25 लाख परिवार भी मूल राशि जमा कर ब्याज माफी का लाभ ले सकेंगे। साथ ही अगस्त सितंबर की भारी बारिश से फसल नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया गया है। चरखी, दादरी, हिसार और भिवानी जिलों को सबसे अधिक राहत मिली है। बाजरा किसानों को भावांतर योजना के तहत कुल सहायता 1,285 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल तब तेज हो गई जब निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल का ओवैसी बताते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कबीर का दावा है कि वे एमीम नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर ममता बनर्जी के लगभग 27% मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने उन्हें समर्थन दिया है और वे 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ नई पार्टी लॉन्च करेंगे। कबीर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर वे मुस्लिम वोटों में 5 से 7% भी खिसकाव ला पाए तो यह टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी में हाल के चुनावों में निष्पक्षता कहीं दिखाई नहीं दी और रामपुर में तो पुलिस प्रशासन ने लोगों को मतदान केंद्र तक जाने से रोका
जिससे पहली बार बीजेपी जीत सकी। अखिलेश ने शिकायतों पर कार्रवाई न करने के लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी को खुली चुनौती दी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां वे उपचुनाव जीते हैं वहां दोबारा जीतकर दिखाए। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर जोर दिया और ईवीएम पर सवाल उठाए। अखिलेश का कहना है कि कई सीटों पर सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि सीधी वोट डकैती हुई है और जब तक सभी दलों को समान मंच नहीं मिलेगा, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं मानी जा सकती। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के दौरान उनके विदेश जाने पर सवाल उठाए तो प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना आधा समय विदेश यात्राओं में बिताते हैं तब विपक्ष के नेता पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे और भारतीय समुदाय के साथ साथ जर्मन मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने राहुल पर चुनाव आयोग को बेवजह निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस जीत पर खुद का श्रेय लेती है और हार पर ईवीएम व आयोग को दोष देती है। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल के बर्लिन कार्यक्रम को प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव मजबूत करने की अहम पहल बताया, जिसमें 17 दिसंबर को यूरोप भर के आईओसी नेता शामिल होंगे और कांग्रेस को 17 दिसंबर के बाद बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को स्वरोजगार की बड़ी सुविधा दे रही है। इस योजना के तहत महिलाएं 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकती है, जिसमें 50% सब्सिडी भी शामिल है, यानी पूरे 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस करने होंगे। राज्य की महिलाएं 58 तरह के बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास होना, उम्र 18 से 50 वर्ष और बिहार की स्थायी नागरिकता जरूरी है। योजना का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाता है और शॉर्टलिस्ट होने के बाद राशि 2 किस्तों में मिलती है। ब्याज नहीं देना होता और आधी राशि सरकार माफ कर देती है, जिससे महिलाओं को बिजनेस शुरू करने में बड़ी मदद मिल रही है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया कि नेहरू शासन में 3 और कांग्रेस सरकारों के दौरान 11 बार एसआईआर लागू हुआ था। शाह ने कहा कि आज जब सरकार इतिहास बताती है तो विपक्ष नाराज हो जाता है, जबकि पहली बार एसआईआर 1952 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1957 और 1961 की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया। शाह ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची सुधारना उसका दायित्व है। अनुच्छेद 325 और 326 के तहत पात्र नागरिक को मतदाता बनाने की जिम्मेदारी आयोग की ही होती है, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह कानून संगत है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है, जिससे लोग चिंतित है कि समय पर फॉर्म न भरने पर नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा या जुर्माना देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सर, फॉर्म न भरने पर नाम वोटर लिस्ट की 2 जारा है, 2 जारा से देश भी जोदा कोई जुर्माना लगेगा और न ही कानूनी कार्रवाई होगी।
यह प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगी। यदि उसमें आपका नाम नहीं मिलता तो जनवरी 2026 तक आप क्लेम ऑब्जेक्शन के माध्यम से अपना नाम जोड़वा सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड मौजूद होने पर प्रक्रिया और आसान हो जाती है। जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6 भरकर दस्तावेज जमा करने होंगे। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया कि नेहरू शासन में 3 और कांग्रेस सरकारों के दौरान 11 बार एसआईआर लागू हुआ था। शाह ने कहा कि आज जब सरकार इतिहास बताती है तो विपक्ष नाराज हो जाता है, जबकि पहली बार एसआईआर 1952 में हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1957 और 1961 की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया। शाह ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची सुधारना उसका दायित्व है। अनुच्छेद 325 और 326 के तहत पात्र नागरिक को मतदाता बनाने की जिम्मेदारी आयोग की ही होती है। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह कानून संगत है।